हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 8 का वीडियो नंबर 13। तो बेटे ये 8वीं यूनिट का 13वां वीडियो है और इससे पहले 12 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 8 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें सबसे पहले पढ़ना है विद्युत रासायनिक सेल का क्या मतलब होता है, और उसके बाद विद्युत रासायनिक सेल का एक एग्जाम्पल है डेनियल सेल। हम डेनियल सेल की संरचना के बारे में बात करेंगे और उसमें कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये डेनियल सेल का सभी बच्चों को पता होना चाहिए जरूर। उसके बाद डेनियल सेल में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लवण सेतु, जिसे आप कह सकते हो साल्ट ब्रिज। तो फिर उसके बाद हम लवण सेतु या साल्ट ब्रिज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में हेडिंग लिख लो विद्युत रासायनिक सेल। हेडिंग लिख लो विद्युत रासायनिक सेल। ये हेडिंग लिख लो आप नोटबुक में, विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल लिख लिया आपने? ये हेडिंग लिख लिया विद्युत रासायनिक सेल। चलो इसके बारे में बात कर रहे क्या होता है विद्युत रासायनिक सेल। देखो, विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी युक्ति होती है, युक्ति कह दो या डिवाइस कह दो या उपकरण कह दो, ठीक है, या यंत्र कह दो। तो विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। रासायनिक ऊर्जा मतलब आपके पास उस सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होंगे, रासायनिक पदार्थ होंगे जिनके अंदर रासायनिक ऊर्जा होगी और आप उस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलोगे। तो कोई उपकरण यदि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के काम आता है तो ऐसे उपकरण को हम कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। तो हम यहां लिख सकते हैं, लिखो मेरे साथ साथ, विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसा या ऐसी लिखते हैं, ऐसी युक्ति लिख दो या व्यवस्था लिख दो, एक ही बात है। एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा कौन सी ऊर्जा को बताओ? जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदला जाता है बताओ? विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है या परिवर्तित किया जाता है। मतलब आपके पास रासायनिक ऊर्जा यदि है तो उस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हो आप। किसके द्वारा? विद्युत रासायनिक सेल के द्वारा। जल्दी से पॉज करके लिख लो या स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसका चलो एग्जाम्पल लिखो। एक यहां लिखते हैं एग्जाम्पल। विद्युत रासायनिक सेल का एक एग्जाम्पल है डेनियल सेल। इसके बारे में ही हम आज पढ़ेंगे, डेनियल सेल। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल का एक एग्जाम्पल है डेनियल सेल। लिख लिया बेटे? ठीक है, तो हमारा मेन फोकस आज है डेनियल सेल के ऊपर। बच्चे नाम तो बहुत सुनते हैं डेनियल सेल का, पर डेनियल सेल के बारे में उन्हें पता नहीं होता है। आप अब ध्यान से समझ लेना, क्योंकि आपको इसकी जरूरत क्लास 12th में भी पढ़ने वाली है। डेनियल सेल कैसा होता है, ठीक है। डेनियल सेल में क्या होता है, हेडिंग लिख लो पहले आप। डेनियल सेल यहां लिखते हैं, चलो एक हेडिंग लिखते हैं डेनियल सेल।
हेडिंग लिखते हैं डेनियल सेल। फिर इसके बारे में पढ़ेंगे हम डेनियल सेल कैसा होता है। ये हेडिंग लिख ली डेनियल सेल। इसमें क्या होता है, दो बर्तन है हमारे पास। एक तो बर्तन यहां बनाता हूं, चलो इस जगह बनाता हूं। एक बर्तन तो हमारे पास ये है, इस तरह का बर्तन कह दो या बीकर कह दो, आप कुछ भी कह सकते हो। और एक इसी तरह का बर्तन हमारे पास इधर है दूसरी तरफ। एक बर्तन तो ये हो गया और एक दूसरा हो गया बर्तन ये। दो तरह के आपको क्या लेने, बीकर लेने हैं, या फिर आप कह सकते हो कि दो बर्तन लेने हैं आपको इस तरह के। देखो दोनों ठीक बन गए क्या? ठीक है लगभग। इसमें अब आपको क्या करना है, ये जो आपका पहला बर्तन है, अलग कलर का मार्कर लेता हूं। इस पहले बर्तन के मार्कर में इसे कहते हैं स्लिप ऑफ टंग। जब जबान फिसल जाती है ना तो इसे स्लिप ऑफ टंग कहते हैं। स्लिप ऑफ टंग के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिले होंगे, जिसमें कई बार बोलने वाला बोलना कुछ चाहता है और बोला जाता है कुछ और ऐसा हो जाता है कई बार। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हमारे पास दो बर्तन हैं और इन दोनों बर्तनों में हमने अलग अलग विद्युत अपघटकों के विलयन भर रखे हैं। इसमें अलग विद्युत अपघटक है, इसमें अलग है। ये विद्युत अपघटक के विलयन भर दिए हमने। अब कौन कौन से भरे उसके बारे में भी बताता हूं। ये जो हमारे पास पहला बर्तन है, इसमें तो हमने भर रखा है जिंक सल्फेट। लिख देता हूं जिंक सल्फेट, ZnSO4 विलयन। पहले बर्तन में तो भर दिया जिंक सल्फेट का विलयन। किसे समझ रहे हैं हम? डेनियल सेल को। पहले बर्तन में भरा जिंक सल्फेट का विलयन और दूसरे बर्तन में हमने भर दिया कॉपर सल्फेट का, CuSO4 विलयन। कॉपर सल्फेट का विलयन भर दिया। ठीक है, इतना काम तो कर लोगे। अब आपको क्या करना है, दोनों बर्तनों में अलग अलग धातु की छड़ डुबानी है। जैसे इसमें हमें डुबानी है जिंक धातु की छड़। इसमें हमने डुबाई है जिंक धातु की छड़। ये छड़ जो है जिंक धातु की है, यहां लिख देता हूं, ये छड़ है जिंक धातु की। और जैसे ही आप जिंक की छड़ इसमें डुबाओगे तो जिंक की छड़ ऋणावेशित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? ऋणावेशित। ठीक है, ये चीज मैंने आपको कल पढ़ाई थी कि जब कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो वो धनावेशित हो जाती है, और जब जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो वो ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब यहां कौन सा विलयन है? कॉपर सल्फेट का। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में आप कॉपर की छड़ डुबाओगे, कॉपर धातु की, यानी तांबे की छड़ डुबाओगे। यहां आपने डुबा दी, यहां लिख देते हैं ये कॉपर की छड़ है, और डुबाने पर इस पर कैसा आवेश आ जाता है? धनावेश। इतना काम तो कर दोगे। अब आपको क्या करना है इसके बाद? इसके बाद आपको इन दोनों, ये भी अर्ध सेल है, ये भी अर्ध सेल है। ठीक है, ये जिंक सल्फेट में जिंक की छड़ आपने डुबा रखी है, और जिंक सल्फेट में जब आप जिंक की छड़ डुबाते हो तो जिंक की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। ये भी अर्ध सेल है, ये भी अर्ध सेल है, ये भी इलेक्ट्रोड है, ये भी इलेक्ट्रोड है। अब आपको दोनों इलेक्ट्रोडों को आपस में जोड़ने के लिए यू आकार की एक नली लगानी है। यू आकार की एक नली लगानी है इस तरह की। इस नली को हम कहते हैं लवण सेतु। क्या कहते हैं? लवण सेतु, या फिर इंग्लिश में कहते हैं साल्ट ब्रिज। तो ये लगा दिया हमने लवण सेतु या साल्ट ब्रिज लगा दिया। यू आकार का है, और इसके अंदर भी हमने एक विलयन भर रखा है। ठीक है, इसके अंदर भी हमने एक विलयन भर रखा है। चलो ऐसे भर देता हूं इसमें विलयन। ये जो विलयन इसके अंदर हम भरते हैं वो जिलेटिन या अगार, अगार तो होता है उसमें माध्यम। जिलेटिन एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जैसा गोंद होता है ना, और अगार अगार भी लगभग ऐसा ही होता है। तो जिलेटिन या अगार अगार में आपको कुछ विद्युत अपघटक मिलाने हैं, और वे विद्युत अपघटक मिला के
उस विलयन को इसके अंदर भरना है। क्या है ये? लवण सेतु। क्या है? लवण सेतु है। आप लिख सकते हो यहां, ये है लवण सेतु। लवण सेतु है। सेतु किसे कहते हैं? पुल को, ब्रिज को, साल्ट ब्रिज। इसका काम क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। अब आप जब इसे जिंक वाले इलेक्ट्रोड को इससे एक तार लोगे और कॉपर वाले इलेक्ट्रोड से एक तार लोगे और दोनों को आपस में जोड़ दोगे, बीच में लगा दोगे एक गैल्वेनोमीटर, धारा मापी, जो हमें धारा की दिशा बताएगी, तो आपको एक बात देखने को मिलेगी कि गैल्वेनोमीटर की सुई इस तरफ को घूम जाएगी, इस तरफ। और गैल्वेनोमीटर का काम होता है धारा की दिशा बताना। तो धारा इस तरफ को बह रही है तो हम कहेंगे विद्युत धारा तो इधर को बह रही है। विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। आई माने करंट। करंट तो फ्लो होगा पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की तरफ। और हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉनों के चलने की डायरेक्शन हमेशा करंट के चलने की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चलेंगे। जैसे कि मैं कह सकता हूं कि आपके जो इसमें Zn डबल पॉजिटिव आयन बनेंगे ना, आपको पता है धातु किसकी है? जिंक की छड़ है। और जिंक की आदत क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों, जिंक कोई भी धातु हो, खाली जिंक की बात नहीं है। धातु की आदत होती है इलेक्ट्रॉन को त्यागने की। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होती है धातु की। तो जिंक जो है यहां से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा और इलेक्ट्रॉनों को त्याग के Zn डबल पॉजिटिव आयनों में कन्वर्ट हो जाएगा और वे Zn डबल पॉजिटिव आयन बाहर निकलते रहेंगे। देखो यहां से बाहर निकलेंगे Zn डबल पॉजिटिव आयन, और Zn डबल पॉजिटिव आयन बाहर निकल रहे, इलेक्ट्रॉन इसमें भरते ही जा रहे। भाई कोई भी जिंक का एक परमाणु है, ऐसे समझ सकते हो जिंक का परमाणु है और वो क्या कर रहा है? Zn डबल पॉजिटिव आयनों में बदल रहा है, क्योंकि वो अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है लगातार। अब वो इलेक्ट्रॉनों को तो यहीं छोड़ दिया उसने और अपने आप डबल पॉजिटिव आयन, जिंक के आयन निकल गए बाहर। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ छूट गए ना सारे, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी जब तो ये छड़ के ऊपर मैंने ऋणावेश दिखाया है, क्योंकि यहाँ जिंक अपने आप धन आयन में बदल के बाहर निकल रहा है पर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ही छोड़ रहा है, जिसके कारण ये छड़ कैसी हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। अब आप जब इस छड़ को, यानी इस इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई कॉपर वाली छड़ के इलेक्ट्रोड से एक तार के द्वारा जोड़ते हो, तो आपको पता चलता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और इसमें क्या है? जैसे कि इसमें ऋणावेश आया, इसमें क्या आ जाता है? धनावेश। यहाँ कॉपर के आयन इसके अंदर प्रवेश करने लगते हैं। विलयन में उपस्थित जो Cu डबल पॉजिटिव आयन हैं वे इसके अंदर प्रवेश करते हैं, जिसके कारण यहां छड़ में धन आवेश बढ़ जाता है और धनावेश बढ़ जाता है तो छड़ हो जाती है धनावेशित। ठीक है, यहां वो इलेक्ट्रॉनों को छोड़ के जा रही है। अब देखो क्या होगा ये, पहले तो इस लवण सेतु को देख लो। नॉर्मली क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बाहर, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे और इधर को ये क्या चल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। ये क्या चल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। और ये क्या चल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। तो आप एक बात महसूस करोगे कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हैं और यहां प्रवेश करते हैं, जबकि धारा यहां से निकलती है और यहां प्रवेश करती है। अब यदि मैं कहूं कि आपके पास ये लवण सेतु नहीं है, मान लो लवण सेतु आपने लगाया नहीं इसमें, तो कुछ समय बाद क्या होगा? सारे इलेक्ट्रॉन इधर इकट्ठे हो जाएंगे, यानी आवेश एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा सारा। और जब सारे इलेक्ट्रॉन इधर इकट्ठे हो गए फिर तो विद्युत धारा को प्रवाहित करने का कोई चांस ही नहीं रहेगा, तो आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो ही नहीं होने का है। इसलिए हमने बीच में क्या लगाया है? लवण सेतु। अब इस लवण सेतु में क्या होता है? या तो आप ले लो जिलेटिन। जिलेटिन भी गोंद जैसा पदार्थ होता है। किसके जैसा? गोंद के जैसा। तो या तो आप जिलेटिन ले लो, यहां लिख देता हूं, या तो लो जिलेटिन, या फिर लो आप एक दूसरा पदार्थ होता है अगार अगार। जिलेटिन ले लो या अगार अगार ले लो। पूछा जाता है पेपर में कि लवण सेतु में कौन सा माध्यम होता है, जिलेटिन या अगार अगार ले लो। और इसमें आप KCl, KNO3
और इसके अलावा भी बहुत सारे विद्युत अपघटन हैं, जैसे NH4Cl, ये कुछ विद्युत अपघटन हैं, ये आप इसमें डाल दो, एक्सेट्रा लिख देता हूं आदि। तो इनका काम क्या होता है कि ये आवेश को एक जगह इकट्ठा नहीं होने देने के, मतलब जैसे कि इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं यहां से इधर आ रहे, यहां से इधर आ रहे, तो इलेक्ट्रॉन यहां से होके फिर दोबारा से वहीं पहुंच जाएंगे। मतलब कुल मिला के बात यह है कि सर्किट या परिपथ पूरा हो जाएगा। और यदि आपने इस लवण सेतु को हटा दिया तो आपका सेल थोड़ी देर तो काम करेगा, कुछ मिनट तो काम करेगा, वो इधर को सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, और जब आवेश सारा एक सिरे पे इकट्ठा हो गया तो विद्युत धारा प्रवाहित होनी बंद हो जाएगी। तो इसलिए सर्किट भी पूरा नहीं होगा, परिपथ आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए लवण सेतु बहुत काम की चीज है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, नॉर्मली इस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, इस इलेक्ट्रोड पर जो आपका जिंक है, जिंक, इस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, जिंक के परमाणु हैं, धातु के परमाणु, और वे अपने अंदर से निकालते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और किस में बदल जाते हैं, Zn डबल पॉजिटिव आयनों में। देखो वे Zn डबल पॉजिटिव आयन बाहर निकल रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन उन्होंने छोड़ दिए यहीं। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण है या अपचयन, तो आपको स्पष्ट रूप से इस बात का पता है कि यदि किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसका मतलब है उस पदार्थ का हो रहा है ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और आपको कल मैंने एक चीज समझाई थी कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उस इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं एनोड। क्या कहते हैं, एनोड, ANODE। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ के धन आयनों में बदल रहा है, इसका मतलब यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और ऑक्सीकरण जिस इलेक्ट्रोड पर होता है उसे ही हम एनोड कहते हैं। यदि कोई आपसे पूछे ना एनोड की परिभाषा बताओ, तो आपको यही परिभाषा देनी है कि किसी सेल में किसी इलेक्ट्रोड पर या जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है या ऑक्सीडेशन होता है उस इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं एनोड। क्या कहते हैं, एनोड। वैसे ज्यादातर बच्चे सोचते हैं कि एनोड जो है वो धन आवेशित इलेक्ट्रोड होता है, पर यहां देखो ये एनोड है और ये देखो कैसा आवेश है इसके ऊपर, ऋणावेश। कैसा है, ऋणावेश है ना, नेगेटिव चार्ज। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि देखो ये एनोड है और ऋण आवेशित है, ऋण सिरा है, फिर भी एनोड है। तो इसलिए एनोड और कैथोड को कभी भी आवेश के आधार पर वर्गीकृत नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है वो होता है एनोड, और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है वो होता है कैथोड। अब जैसे कि मान लो मैं यहां की बात करूं, यहां Cu डबल पॉजिटिव आयन है, और Cu डबल पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और Cu में बदल जाते हैं। इस वाले इलेक्ट्रोड पर Cu डबल पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और कॉपर में बदल जाते हैं। अब इस चीज का भी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना क्या होता है, अपचयन। इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना क्या होता है, अपचयन। और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उस इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं कैथोड। क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं उस इलेक्ट्रोड को। और देखो कैथोड है और धन सिरा है, पॉजिटिव पोल भी कैथोड हो सकता है। बस यही चीज मुझे समझानी थी कि आवेश के आधार पर आप कभी भी एनोड और कैथोड का डिसीजन नहीं लोगे। आप यूं देखोगे कि कौन से इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है, कौन से पर अपचयन। सारी बात पता चल गई। यदि कोई आपसे पूछता है डेनियल सेल क्या है, उसकी संरचना बनाओ, तो आपको ये चित्र बनाना और ये सारी बातें लिखनी है। इसमें आपके पास 2 बर्तन हैं, दोनों बर्तनों में 2 अलग अलग विलयन भरे हुए हैं। जिंक सल्फेट के विलयन में तो जिंक की छड़ डूब रही, और कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की छड़ डूबी हुई है। ठीक है, क्लियर बात। जिंक सल्फेट का जो इलेक्ट्रोड है, जिंक सल्फेट में जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वो ऋणावेशित है और एनोड है। क्यों है एनोड, बता दिया मैंने, इस पे ऑक्सीकरण हो रहा है। और कॉपर सल्फेट वाला जो विलयन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जो कॉपर की छड़ डूबी हुई है, यानी ये वाला इलेक्ट्रोड या ये वाला अर्ध सेल, इसमें धनावेश है इसके ऊपर, इलेक्ट्रोड के ऊपर, और ये है कैथोड, क्योंकि यहां होता है अपचयन।
अब क्या होता है कि विद्युत धारा, यहां देखो आई का मतलब विद्युत धारा, बीच में हमने लगा रखा है लवण सेतु या साल्ट ब्रिज सर्किट को पूरा करने के लिए और सेल को ज्यादा समय तक काम करने के योग्य बनाने के लिए। तो धारा जो है वो प्लस से माइनस की तरफ बहेगी, प्लस से माइनस की तरफ तो धारा बह रही है और इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं माइनस से प्लस की तरफ। भाई इसके ऊपर ऋणावेश क्यों है? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता इसलिए क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ दिए और अपने आप धनायन में बदल के बाहर निकल गया। और इस पर धनावेश की अधिकता इसलिए है क्योंकि यहाँ Cu डबल पॉजिटिव आयन अपने इलेक्ट्रॉनों को तो यहीं छोड़ के जा रहे, ये कॉपर सल्फेट आयनों में टूटेगा Cu डबल पॉजिटिव प्लस SO4 डबल नेगेटिव। तो कॉपर आयन इसमें प्रवेश कर रहे हैं अंदर, जिसके कारण इसके ऊपर धनावेश आया। तो यहां धनावेश आया, जब उधर से इलेक्ट्रॉन आएंगे ऐसे, तो ये जो धनायन इसमें एंट्री मार रहा वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके कॉपर में कन्वर्ट होगा। समझ में आ रही ना बात? कॉपर में क्या होगा? कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, इसलिए इस पर अपचयन हो रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे, समझ रहे आप? इलेक्ट्रॉन तो चलेंगे ऐसे, यहां से इसमें गए कॉपर सल्फेट विलयन में और यहां से इलेक्ट्रॉन कहां गए? यहां, ये लवण सेतु से होते हुए। ठीक है, इस तरह आपका सर्किट पूरा होगा। इलेक्ट्रॉनों के चलने की डायरेक्शन ये है और धारा के चलने की दिशा इसके अपोजिट है। एग्जामिनर या पेपर सेटर इस तरह के क्वेश्चन भी पूछता है कि डेनियल सेल में विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होती है। तो आप लिख सकते हो कि यदि हम सेल के बाहर की बात करें, बाहर ही तो कोई उपकरण लगा रखा होगा आपने, सेल के बाहर पॉजिटिव पोल से यानी धन सिरे से या धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की तरफ करंट चल रहा, देखो आई। या फिर आप इसे कह सकते हो कैथोड से एनोड की ओर, देखो ये क्या है? कैथोड और ये एनोड है। तो सेल के बाहर तो करंट चल रहा कैथोड से एनोड की तरफ, आई को कहते हैं करंट। आई विद्युत धारा का संकेत होता है ना। और सेल के अंदर कहां चलेगा? यहां से, यानी एनोड से कैथोड की तरफ, सेल के अंदर उल्टा चलेगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉनों के चलने की दिशा में भी वो सवाल पूछ सकता है कि सेल के बाहर इलेक्ट्रॉन किस दिशा में चलेंगे और सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन किस दिशा में चलेंगे। तो ये सारी संरचना आपको बनानी आनी चाहिए। अब यदि आपके पेपर में क्वेश्चन आया और आपने चित्र बना दिया और ये सारी बातें लिख दी, तो आपको थ्योरी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो क्या होता है, मैंने आपको बताया। चलो यहाँ एक हेडिंग बना देता हूँ, मैं बना देता हूँ सेल अभिक्रिया की, कि संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या है। सेल अभिक्रिया की एक हेडिंग बना दी। हमें पता है एनोड पर कौन सा रिएक्शन हुआ है, मैं लिख देता हूँ यहाँ एनोड। एनोड पर क्या हुआ है बताओ? एनोड ये है, क्या हुआ है? Zn इज इक्वल टू, देखो माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन उधर लिखेंगे तो प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन लिखे जाएंगे। Zn डबल पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख सकते हो ना आप चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो। अब कैथोड पे देखो क्या हुआ है। कैथोड पे क्या हुआ बताओ? Cu डबल पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके Cu में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब दोनों को जोड़ना, आपको इन दोनों को जोड़ना है। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। ठीक है, क्या बचेगा बताओ? Zn प्लस Cu डबल पॉजिटिव इज इक्वल टू Zn डबल पॉजिटिव प्लस Cu। ये तो ये है संपूर्ण सेल अभिक्रिया। तो यदि पेपर सेटर पूछता है संपूर्ण सेल अभिक्रिया डेनियल सेल के लिए, तो ये रिएक्शन लिखनी है आपको। एनोड के ऊपर ये रिएक्शन हो रही, कैथोड के ऊपर ये रिएक्शन हो रही, तो टोटल रिएक्शन यही तो बैठेगी। ठीक है, टोटल रिएक्शन आपकी ये है। और आप ऐसे समझ सकते हो कि Zn डबल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का निकलना होता है ऑक्सीडेशन। इसका मतलब यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन, और जहां ऑक्सीडेशन होता है उसे ही कहते हैं हम एनोड। Cu डबल पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके Cu में कन्वर्ट हो रहा,
इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो यहाँ हो रहा है रिडक्शन या अपचयन, और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन या अपचयन होता है उसे कहते हैं कैथोड। इसलिए कॉपर का तो कैथोड है, जिंक का एनोड है। ठीक है, अब जल्दी से पॉज करके लिखो, अगली बात बताता हूं आपको। अब बताऊंगा मैं लवण सेतु के बारे में। लवण सेतु के बारे में कुछ अच्छी बातें बताऊंगा, जल्दी से आप पॉज करके लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिया बेटे? ठीक है, तो डेनियल सेल में आपको ये बातें पता होनी चाहिए जितनी मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहली बात कि डेनियल सेल में आपने कितने बर्तन लिए? कितने बर्तन लिए बताओ? 2 बर्तन लिए। पहले बर्तन में क्या है, दूसरे बर्तन में क्या है? पहले बर्तन में आपने जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबा रखा है, और दूसरे बर्तन में बताओ क्या है? दूसरे बर्तन में आपने कॉपर सल्फेट में कॉपर की छड़ को डुबा रखा है। तो पहले बर्तन में जो आपका इलेक्ट्रोड है या अर्ध सेल है उसके ऊपर कैसा आवेश है? उसके ऊपर है ऋण आवेश। और दूसरे बर्तन में जो आपका इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल है, दूसरे वाला कॉपर वाला, उस कॉपर के इलेक्ट्रोड पर कैसा आवेश है? धन आवेश। ठीक है, और दोनों विद्युत अपघटकों के या दोनों बर्तनों के विलयनों को आपस में जोड़ रखा है एक यू आकार की नली से। ऐसी जो नली बीच में हमने लगाई थी वो ट्यूब, उस यू आकार की नली को या यू आकार की ट्यूब को हम क्या कहते हैं? लवण सेतु या साल्ट ब्रिज। ठीक है, तो हमें लवण सेतु के बारे में ही बात करनी है। अब हेडिंग लिख लो आप, लवण सेतु। लवण सेतु। लवण सेतु के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। लवण सेतु को आप इंग्लिश में लिख सकते हो साल्ट ब्रिज। क्या लिख सकते हो? साल्ट ब्रिज। तो साल्ट ब्रिज का सबसे पहला काम यह है कि परिपथ को पूरा करता है। सर्किट पूरा किससे होगा? साल्ट ब्रिज से होगा। और यदि आपने साल्ट ब्रिज नहीं लगाया तो परिपथ तो पूरा होने का ही नहीं। ठीक है, तो जो दोनों अर्ध सेल हैं उन दोनों अर्ध सेल को, एक तो जिंक वाला अर्ध सेल है, आप अर्ध सेल कह सकते हो या इलेक्ट्रोड भी कह सकते हो, कुछ भी कहो। तो एक तो जिंक वाला अर्ध सेल है, एक कॉपर वाला अर्ध सेल है, उन दोनों के विलयनों को जोड़ता है ये। तो हम यहां लिख सकते हैं नंबर 1 में, नंबर 1 परिपथ कौन सा? सेल का परिपथ। जो हमारा सेल है उसका पूरा सर्किट पूरा हो जाना चाहिए। परिपथ को पूर्ण करने के लिए, परिपथ को पूर्ण करने के लिए, परिपथ को पूर्ण करने के लिए दोनों अर्ध सेलों, दोनों अर्ध सेलों के विलयनों को, दोनों अर्ध सेलों के विलयनों को आपस में जोड़ता है। तो जो हमारे दोनों अर्ध सेल हैं उनके विलयनों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? लवण सेतु करता है। ठीक है, नंबर 2 दूसरा इसकी खासियत क्या है? दूसरी खासियत इसकी यह है कि द्रव द्रव संधि विभव को कम करता है। द्रव द्रव संधि विभव, अभी मैं समझाऊंगा क्या होता है। द्रव द्रव संधि विभव को कम करता है, मतलब आपका जो एक तो विलयन है कॉपर सल्फेट का और दूसरा विलयन है जिंक सल्फेट का। यदि हम बीच में लवण सेतु ना लगाते ना, डायरेक्ट जोड़ देते उन दोनों को, भाई हमारे पास पहले बर्तन में जिंक सल्फेट है, दूसरे बर्तन में कॉपर सल्फेट है, आप बीच में कोई सीधी डायरेक्ट नली लगा दो एक ट्यूब और उसमें कुछ ना भरो। आपको पता है लवण सेतु में आपने या तो जिलेटिन ले रखा है या फिर अगार अगार, या तो जिलेटिन या अगार अगार कोई सा भी माध्यम ले लो,
पर उस माध्यम में आपने कुछ विद्युत अपघटन मिला रखे हैं। और यदि आप ना तो कोई माध्यम लो और ना विद्युत अपघटन लो, आप जिंक सल्फेट के बर्तन और कॉपर सल्फेट के बर्तन के बीच में एक डायरेक्ट पाइप लगा दो, उस पाइप में जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट दोनों कहीं ना कहीं तो जुड़ेंगे ही, तो उसे कहते हैं द्रव द्रव संधि। समझ रहे ना आप? हमें जिंक सल्फेट के विलयन और कॉपर सल्फेट के विलयन को डायरेक्टली एक दूसरे के टच में नहीं आने देना है। हमें क्या करना है कि जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली टच में ना आए। यदि दोनों डायरेक्टली टच में आ गए ना, तो वहां एक वोल्टेज डेवलप हो जाएगा और वो वोल्टेज डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा पूरे सेल के करंट के फ्लो होने में। पूरे परिपथ में जो करंट फ्लो हो रहा ना, उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। तो इसलिए हमें द्रव द्रव डायरेक्ट टच में नहीं लाने हैं। पहले सेल का जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन और दूसरे सेल का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डायरेक्टली एक दूसरे के टच में ना आ पाए, जिसके कारण उनके बीच में टच होने से जो विभव, जो वोल्टेज डेवलप होता है, जिसे कहते हैं द्रव द्रव संधि विभव, वो वोल्टेज डेवलप ना हो पाए, जिसके कारण पूरे परिपथ में जो करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट के फ्लो होने में कोई डिस्टरबेंस ना हो पाए, कोई रुकावट ना हो पाए। इसलिए ये हमारा जो यू आकार की नली है लवण सेतु बहुत अच्छा काम करती है। तो हमने यहां लिखा है द्रव द्रव संधि विभव को कम करता है, यानी दोनों अर्ध सेलों के जो आपके विलयन है, जो द्रव भर रखे, उन्हें डायरेक्टली टच में आने से रोकता है। ठीक है। तीसरी खासियत, मतलब एग्जाम में सवाल इस तरह आ जाता है कि लवण सेतु की विशेषताएं बताओ, या लवण सेतु के विशेषताएं बताओ, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि लवण सेतु पर टिप्पणी लिखो। तो आप ये बातें लिख सकते हो वहां आराम से, और अपने आप ही ये जितने भी पॉइंट मैं बताऊंगा ये सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात और है, लिखो विलयनों की दो विलयन है ना उसमें, एक जिंक सल्फेट का, एक कॉपर सल्फेट का, विलयनों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। मतलब वो ऐसे नहीं करने दे रहा कि सारे इलेक्ट्रॉन एक ही जगह इकट्ठे हो जाएं। सारे इलेक्ट्रॉन एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। ठीक है। मतलब कहने की बात यह है कि यदि ये पूरा विलयन, पूरे दोनों विलयन और पूरे सर्किट में जहां जहां भी लिक्विड है वहां विद्युत उदासीनता नहीं रही, सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ इकट्ठे हो गए, तो हमारा सेल लगातार उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी और धारा उत्पन्न भी नहीं होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जिससे विद्युत धारा की उत्पत्ति व प्रवाह बना रहे, विद्युत उदासीनता बनी रहेगी, तो उससे क्या होगा, यहां लिखते हैं चलो, ताकि विद्युत धारा की उत्पत्ति तथा प्रवाह, विद्युत धारा की उत्पत्ति तथा प्रवाह बना रहे, विद्युत धारा की उत्पत्ति तथा प्रवाह बना रहे। तो ये भी इसका फायदा है कि विलयन को, दोनों विलयनों को क्या रखता है, उदासीन रखता है। अच्छा, एक सवाल पेपर में बहुत ज्यादा आता है, नंबर 4 पे लिखते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि यदि आप डेनियल सेल में से लवण सेतु को हटा दोगे तो क्या होगा। यदि आपने लवण सेतु को हटा दिया, मतलब डेनियल सेल स्टार्ट हो गया, आप काम कर रहे, करंट ले रहे उससे, और आपने बीच में ही लवण सेतु को हटा दिया वहां से, तो हटाने से क्या होगा, कुछ सेकंडों में ही आपके सेल का जो वोल्टेज है ना वो 0 हो जाएगा। सेल काम करना बंद कर देगा तुरंत, क्योंकि सर्किट ही पूरा नहीं हो पाएगा, और जब सर्किट पूरा नहीं होगा तो करंट कैसे फ्लो होगा। तो नंबर 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यहां लिखेंगे लवण सेतु, लिखो मेरे साथ साथ, लवण सेतु को हटाने पर
लवण सेतु को हटाने पर सेल की वोल्टता माने वोल्टेज, सेल की वोल्टता गिरकर माने वोल्टेज कम होकर धीरे धीरे शून्य हो जाती है। वोल्टता गिरकर शून्य हो जाती है, यानी आपका सेल का वोल्टेज इतना कम हो जाएगा कि धीरे धीरे जीरो, यानी सेल बिल्कुल डाउन हो जाएगा यदि आपने लवण सेतु हटा दिया। तो इसलिए लवण सेतु जरूरी है। ठीक है, जल्दी से पॉज करके लिखो या स्क्रीनशॉट लो। लिख लिया बेटे? तो बेटे मुझे उम्मीद है आपको पता चला होगा कि विद्युत रासायनिक सेल का क्या मतलब है। विद्युत रासायनिक सेल ऐसा उपकरण होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फिर हमने विद्युत रासायनिक सेल का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिया, डेनियल सेल। तो डेनियल सेल एक विद्युत रासायनिक सेल है या वोल्टीय सेल है या गैल्वनिक सेल है, कुछ भी कह सकते हो आप उसे, उसके ये भी नाम है। और उसकी संरचना के बारे में हमने पढ़ा है कि डेनियल सेल में क्या होता है, दो बर्तन होते हैं। पहले बर्तन में जिंक सल्फेट में जिंक की छड़ डूबी होती है, ठीक है। दूसरे बर्तन में कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की छड़ डूबी होती है, और दोनों विलयनों को आपस में एक यू आकार की नली से हम जोड़ते हैं, जिसे कहते हैं लवण सेतु। और लवण सेतु में आपने क्या क्या चीज भर रखी है वो भी पता होनी चाहिए। उसके बाद आप जब दोनों इलेक्ट्रोडों को, दोनों अर्ध सेल को किसी तार से जोड़ोगे, बीच में गैल्वेनोमीटर लगाओगे, तो विद्युत धारा कौन सी दिशा में प्रवाहित हो रही है और इलेक्ट्रॉन कौन सी दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं, ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। चित्र बनाना आना चाहिए, और उस चित्र में जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी हिस्से हैं, सबके नाम आपको पता होने चाहिए। कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड है और क्यों है, कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड है और क्यों है, पूरे सेल की अभिक्रिया क्या है, अर्ध सेल अभिक्रियाएं क्या क्या हैं। जितनी बातें मैंने आपको पढ़ाई है उतनी ही लिखनी है एग्जाम में, ठीक है। और फिर आपको लवण सेतु के बारे में ये 4 पॉइंट्स कम से कम आने चाहिए, साल्ट ब्रिज के बारे में। चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप, ठीक है। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।